गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर सेकंड है ये, सॉरी चैप्टर थर्ड, आवारा मसीहा। ठीक है, तो हम जो इसका जो जीवनी है हम क्या देखेंगे, ये छोटा सा अंश है, वो है दिसहारा। आवारा मसीहा देखेंगे। ठीक है, तो जो इसकी जो आप बस इतना ही कर लोगे तो सिलेबस आप 25 एग्ज़ाम जो आपका हिंदी है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका चार पाँच नंबर का ही क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। जो ये आवारा मसीहा है, तो इसमें जो हमारी विद्या जो दे रखी है वो जीवनी है, और जो लेखक है इसके, जो आवारा मसीहा के जो लेखक है वो विष्णु प्रभाकर है। इसका जो संदेश है, इस रचना के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। ये आवश्यक नहीं, किंतु किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन से उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन हो सकता है। प्रतिभा के विकास को हर समय उचित अवसर मिले आवश्यक नहीं, लेकिन जब भी मिले उसका उपयोग करना चाहिए। ये हमारा आवारा मसीहा का संदेश है। अब कुछ नोट्स है, मतलब ठीक है, तो ये देखते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस 1 पेज के हैं, आप बस इतना ही कर लोगे। और इसमें जो पीछे दिए गए क्वेश्चंस हैं, आप इतना कर लोगे, बहुत है। तो पढ़ते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित महान कथाकार शरद चंद्र की जीवनी है। जो इसमें मेन कैरेक्टर है ना, वो शरद चंद्र है, और जो इसके जो लेखक है वो विष्णु प्रभाकर है। ओके, इसके लिए विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पाठ आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिसहारा का एक अंश है, जिसमें लेखक ने शरद चंद्र के बचपन से किशोर अवस्था तक के जीवन के विविध पहलुओं को इस प्रकार वर्णित किया है, जिसमें बचपन की शरारतों में भी शरद के एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व के प्रदर्शन होते हैं। उनके रचना संचार के समस्त पात्र प्रस्तुत उनके वास्तविक जीवन के ही पात्र हैं। इसमें इतने से पैराग्राफ में बोला है जो शरद चंद्र का, ठीक है, जो शरद चंद्र है ना, उनके बारे में बताया गया है। पहले तो दिसहारा का एक छोटा सा अंश लिया गया है, उनके बारे में बताया गया है, उनके वो क्या शरारतें करते थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, ये शरद चंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, शरद चंद्र के पिता यायावर प्रवृत्ति के थे। ये याद रखना, जो शरद के जो पिता थे वो यायावर मतलब घुमक्कर थे, ठीक है। और शरद भी वैसा ही था, वह कभी भी एक जगह बंद कर नहीं रहे, ठीक है। जो शरद के पिता थे वो कभी भी एक जगह बंद कर नहीं रहे। उन्होंने कई नौकरियां की तथा छोड़ी। वो आपको पता है वो यायावर थे, वो घुमक्कर थे। तो अब ये बात हो गई कि अब वो एक जगह नौकरी तो करेंगे नहीं, कई जगह नौकरी करेंगे, कई जगह छोड़ेंगे, इसीलिए वो घुमक्कर होंगे। वह कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि रचनाएं लिखना तो प्रारंभ करते, किंतु उनका शिल्प मन किसी दास्ता को स्वीकार नहीं कर पाता। जो शरद के पिता थे वो कहानी, नाटक, उपन्यास लिखते, पर वो अंतिम में छोड़ देते। और जब उनका पारिवारिक भरण पोषण असंभव हो गया, मतलब उनके परिवार में थोड़ा सा अकाल पैसों की कमी, खाना नहीं मिल पा रहा था, तो जो शरद की माता थी वो अपने पिता के घर चली गई, ठीक है। फिर भगलपुर विद्यालय में सीता वनवास, चारू पाठ, सद्भाव, सद्गुरु तथा प्रकंड व्याकरण इत्यादि पढ़ाया जाता था। जब जो शरद का जो एडमिशन हुआ था भगलपुर विद्यालय में हुआ था, वहाँ पे सीता वनवास, चारू पाठ, सद्भाव, सद्गुरु और प्रकंड व्याकरण इत्यादि पढ़ाया गया था। प्रतिदिन पंडित जी के सामने परीक्षा होनी पड़ती थी और विफल होने पर दंड भोगना पड़ता था। फिर क्या होता था, हर रोज़ पंडित जी, वहाँ के जो टीचर को पंडित जी बोलते हैं, तो वो डेली टेस्ट होता था। और जब
पास ना होने से फेल हो जाते थे उन्हें दंड भोगना पड़ता था। तब लेखक को लगता था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचाना है। तो लेखक को ऐसा लगता था कि जो साहित्य का जो उद्देश्य है मनुष्य को बस कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना। नाना के घर में शरद का लालन पोषण अनुशासित रीतियों और नियमों के अनुसार होने लगा। ना जो शरद थे ना वो अपनी मर्जी करते थे, पर नाना के जो नाना का घर था वो नाना ही उनका कैसे रूल, क्या इस घर के रूल होने चाहिए, कैसा अनुशासन होना चाहिए, वो नाना पे ही डिपेंड करता था। नाना ही इस घर का एक रूलर चलाते थे। ठीक है, तो जिससे जो शरद था ना उन पे प्रतिबंध लग जाता था, बिकॉज क्योंकि जो शरद था ना वो बहुत शरारती बच्चा था और घर में बाल सुलभ शरारतों पर भी कठोर दंड दिया जाता था। अब कोई भी शरारती करेगा तो उन पे क्या, जो नाना थे वो बहुत कठोर थे, पढ़ने के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। ठीक है, तो जो शरारत करते थे उन्हें भी दंड दिया जाता था। फेल होने पर पीठ पर चाबुक पड़ते थे। नाना के विचार से बच्चे का केवल पढ़ने का अधिकार है, प्यार और आदर में उनका जीवन नष्ट हो जाता। वहाँ सृजनात्मक के कार्य लुक छिप कर करने पड़ते हैं। इस पैराग्राफ में क्या बोला है, जो नाना के विचार थे ना वो प्यार आदर में बिल्कुल नष्ट हो रखे थे। वहाँ वह सृजनात्मक कार्य भी लोग छिप कर करते, जो शरद था ना वो सृजनात्मक कार्य भी लोग छिप कर करते थे, छुपा कर करते थे। शरद के घर शरद को घर में निष्पक्ष कार्य को करने में विशेष आनंद आता था। ठीक है, निशेष कार्यों को करने में उन्हें स्वतंत्र का तथा जीवन में ताजगी का अनुभव होता था। शरद को पशु पक्षी पालन, तितली पकड़ना, उपवन लगाना, नदी या तालाब में मछलियाँ पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना और बाग में फूल चुराना अति प्रिय था। शरद को ना ये सारे काम बहुत ही पसंद थे, ये सारे कार्य करना, जैसे पशु पक्षी पालना, तितली पकड़ना, उपवन लगाना, नदियाँ तालाब में मछलियाँ पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना और बाग में फूल चुराना अति प्रिय था। शरद और उनके पिता मोतीलाल दोनों के स्वभाव में काफ़ी समानताएं थी। जो उनके शरद थे और उनके पिता थे, जो शरद और उनके जो पिता थे ना, उनके जो स्वभाव थे ना, जो शरद के पिता का नाम था मोतीलाल। ठीक है, जो उनका जो स्वभाव था ना उनमें बहुत बहुत सिमिलर था। दोनों के जो स्वभाव थे पूरे सिमिलर थे। दोनों साहित्य प्रेमी, सौंदर्यबोधी, प्राकृतिक प्रेमी, संवेदनशील तथा कल्पनाशील और ययावार मतलब घुमक्कर प्रवृत्ति के थे। ठीक है, शरद और पिता दोनों इसी स्वभाव के थे। कभी कभी शरद किसी को कुछ बताए बिना गायब हो जाता, पूछे जाने पर यह बताता कि तपोवन गया था। ठीक है, कभी कभी जब वो शरद गायब हो जाता था और फिर पूछते थे कहाँ गए, तो वो क्या बोलता था, तपोवन गया था। प्रस्तुत तपोवन लताओं से घिरा गंगा नदी के तट पर एक स्थान था जहाँ शरद सौंदर्य उपासना करता था। ओके, देन अघोरनाथ अधिकारी के साथ गंगा घाट जाते हुए शरद ने जब अपने अंधे पति की मृत्यु पर एक गरीब स्त्री के रुदन का कारण स्वर सुना तो शरद ने कहा कि दुखी लोग अमीर आदमियों की तरह दिखावे के लिए जोर जोर से नहीं रोते, उनका स्वर तो प्राणों तक को भेद जाता है। ये सचमुच का रोना है। छोटे से बालक के मुख से रुदन की ऐसी सूक्ष्म व्याख्या सुनकर अघोरनाथ ने एक मित्र ने भविष्यवाणी की थी, जो बालक अभी से रुदन और विभिन्न रूपों को पहचानता, वह भविष्य में अपना नाम ऊंचा करेगा। अघोरनाथ के मित्र की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। शरद के स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय था। शरद ने पुस्तकालय का सारा साहित्य पढ़ डाला। ठीक है, शरद का जो स्कूल था, जो शरद था ना, शरद का जो स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय था।
ठीक है, लाइब्रेरी बोलेंगे। ठीक है, तो शरद ने पुस्तकालय का सारा साहित्य पढ़ डाला। व्यक्तियों के मन के भाव जानते में शरद को महारत हासिल थी, पर नाना के घर पे उसकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। शरद छोटे नाना की पत्नी कुसुम कामिनी को अपना गुरु मानते थे। नाना के परिवार की आर्थिक हालत खराब होने पर शरद के परिवार को देवनादुरपुर लौटकर वापस जाना पड़ा। जब नाना की आर्थिक हालत खराब हुई थी, वो कहाँ गए थे? देवनादापुर। मित्र की बहन धीरू कालांतर में देवदास की पारो, श्रीकांत की राजलक्ष्मी बड़ी दीदी की माधवी के रूप में उभरी। शरद को कहानी लिखने की प्रेरणा अपने पिता की अलमारी से रखी हरिदास की गुप्त बातें और भावनी पाठ और जैसी पुस्तका से मिली। ठीक है, तो शरद की जो कहानी मिलने से की प्रेरणा किससे मिली थी? अपने पिता की अलमारी से। इसी अलमारी में उन्हें पिता द्वारा लिखी अधूरी रचनाएं भी मिली, जिन्होंने शरद के लेखन को मार्ग प्रशस्त किया। शरद ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन की कई घटनाओं एवं पात्रों को सजीव किया। शरद में कहानी घटकर सुनने का जन्मजात प्रतिभा था। यह 15 वर्ष की आयु में इस कला में परंपरागत होकर गांव में विख्यात हो चुका था। गांव के जमींदार गोपाल दत्त मुंशी के पुत्र अतुल चंद्र ने उसे कहानी लेखन के लिए प्रेरित किया। अतुल चंद्र शरद को थिएटर दिखाने कलकत्ता ले जाता और शरद से उसकी कहानी लिखने को कहता। ठीक है, जो अतुल चंद्र थे ना, वो थिएटर लेके कोलकाता दिखाने लेके चले जाते, फिर शरद से बोलते कहानी लिखो। जब लिखता शरद ऐसी कहानी लिखता कि अतुल चकित रह जाता, वो एकदम शौक रह जाता कि अतुल के लिए कहानी लिखते लिखते शरद ने मौलिक कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया। शरद का कुछ समय डेहरी और आनसौन नामक स्थान पर बीता। शरद ने गृहदाह उपन्यास में इस स्थान को अमर कर दिया। श्रीकांत उपन्यास का नायक श्रीकांत स्वयं शरद है। काशीनाथ कहानी का नायक उनका गुरुपुत्र था, जो शरद का घनिष्ठ मित्र था। लंबी यात्रा के दौरान परिचय में आई विधवा स्त्री को लेखक ने छत्रहीन उपन्यास में जीवंत किया। बिलासी कहानी के सभी पात्र कहीं ना कहीं लेखक से जुड़े हैं। सुबदा में हारून बाबू के रूप में अपने पिता मोतीलाल की छवि को उकेरा। श्रीकांत और बिलासी रचनाओं में सांपों को वंश में करने की घटना शरद का अनुभव था। जो ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन, जो शरद थे ना, शरद ने क्या किया था, एक श्रीकांत और बिलास की रचनाओं से सांपों को कैसे बस में किया जाए, ये अनुभव सीखा था। और तपोवन की घटना ने शरद को सौंदर्य का उपासक बना दिया। देवानंद गांव में शरद चंद्र का संघर्ष और कल्पना से परिचय हुआ। बातें उनकी साधना की नींव थी, इसलिए शरदचंद्र कभी भी देवानंद गांव के शरण से मुक्त नहीं हो पाए। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ने के बाद आप खुद इनकी प्रैक्टिस करिए। हम एमसीक्यू देखते हैं। शरद के पिता का व्यक्तित्व कैसा था? शिल्प मन और उन्मुक्त। आवारा मसीहा की विद्या क्या थी? जीवनी। आवारा मसीहा के लेखक कौन थे? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा जीवन किसके जीवन पर आधारित है? हम क्या पढ़ते आ रहे? शरदचंद्र। पाठ में संकलित आवारा मसीहा जीवन का कौन सा अंश है? दिशाहारा। शरद और उसके पिता मोतीलाल में क्या क्या समानताएं थी? साहित्य प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, सौंदर्य बोधी से सभी थे। शरद की माता का नाम क्या था? भुवन मोहिनी। जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है, वह साधारण बालक नहीं। किसने कहा? अघोरनाथ के मित्र ने। बच्चों के प्रति शरद के नाना की क्या मान्यता थी? ज़्यादा प्यार नहीं देना था, हमने पढ़ा था। कड़ी निगरानी में लालन पोषण होना चाहिए, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त सभी। 10th है शरद कौन से बाल सुलभ कार्य किया करते थे? मछली पकड़ना, तितलियां पकड़ना, नाव पर सैल लगाना, ये सारे कार्य किया करते थे। उपयुक्त सभी। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा
आवारा मसीहा चैप्टर 3। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट में। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे होंगे तो आप कमेंट करना, मैं इनके आंसर की वीडियो भी बना दूंगी। और ये एकदम इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, पूरी गारंटी है।